हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंस माइंड में। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें इस हमारे चैनल पर कवर की जाती हैं और इसी कड़ी में पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के प्रिपरेशन की फर्स्ट वीडियो हम लेके आए हैं और यहाँ पे पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कशन होगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन जो होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे बट उसको हम हिंदी में भी आपको बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर हिंदी में सिलेबस ये सब चीज़ें। तो आपको यहाँ पे सिलेबस भी मैं हिंदी में बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। सबके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट यूजीसी का है और आपको बता दें कि यूजीसी का जो सिलेबस है कई सारी यूनिवर्सिटियों में चलता है। ठीक है, और ये सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है कि हर जगह बदला हुआ होता है। लगभग लगभग हर जगह समान होते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में और सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट रिसर्च एप्टीट्यूड के पार्ट फर्स्ट को डिस्कस करूंगा। इसमें आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद सेकंड पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो सिलेबस क्वेश्चन साथ में होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं यूजीसी नेट ब्यूरो। यहाँ पे पेपर फर्स्ट है, सब्जेक्ट जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें सबसे पहला टॉपिक होता है फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण क्षमता, या फिर कह सकते हैं शिक्षण अभिक्षमता। ये जो पेपर फर्स्ट होता है उसका फर्स्ट टॉपिक होता है। इसमें आपके टीचिंग आते हैं, टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, जिसको आप कह सकते हैं प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आवश्यकताएं। रिक्वायरमेंट जिसको कह सकते हैं कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो है मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि जो पढ़ाता है, जो लर्नर है, जो अध्यापक है, उसकी विशेषताएं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये तीसरा नंबर है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब जो टीचिंग वर्क है इसको प्रभावित कौन से कारक करते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, अब इसकी बात करें तो ये जो है शिक्षण की विधियां हैं, मतलब पढ़ाने की विधि। तो यहाँ पे टीचिंग मेथड्स हो गया। फिर आपका चौथा टॉपिक, पांचवा टॉपिक है यहाँ पे टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शिक्षक की सहायक सामग्री क्या होगी, कि मतलब जो शिक्षण आप करेंगे, पढ़ाएंगे, उसमें जो सामग्री होती है आपकी सहायता के लिए वो क्या होगी। और फिर लगभग लास्ट नंबर यहाँ पे है सिक्स्थ वाला, इवेल्युएशन सिस्टम्स। तो इवेल्युएशन सिस्टम का मतलब होता है मूल्यांकन। कि इवेल्युएशन का मतलब होता है कि मूल्यांकन सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के ये 6 सब टॉपिक्स हैं जिसको हमने हिंदी में भी बता दिया। और हम अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लगभग कुछ क्वेश्चन करने से हमें ये पता चल जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेकंड में रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड्स के, मतलब जो शिक्षण शैक्षणिक क्षमता जिसको कहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को। इसमें जो हमने अभी 6 सब टॉपिक बताए उसके जो है अब हम क्वेश्चन कराएंगे, सैम्पल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे दिया गया है 4 पॉइंट, उनमें से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, तो आपको आंसर देना रहेगा। पहला यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है टू गिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेबस, मतलब पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना। और दूसरा है टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसका है कि छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट, छात्रों को टिप्पणियां लिखवाना। फिर उसके बाद है लास्ट फोर्थ पॉइंट, टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, मतलब छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेथड ऑफ टीचिंग। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी है, पहली है लेक्चर एंड डिक्टेशन, मतलब व्याख्यान या फिर लेखन करवाना, टिप्पणी लेखन। फिर बी है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, मतलब जो सेमिनार प्रोजेक्ट तो आप समझ ही रहे होंगे इसको इंग्लिश हिंदी में क्या बताएं। तो फिर सेमिनार्स एंड डिक्टेशंस है, मतलब सेमिनार और फिर वही टिप्पणी वगैरह लिखवाना, ये सब। फिर है डिक्टेशंस, मतलब लिखवाना और असाइनमेंट भी देना। तो इसमें से कौन सा मेथड जो है वो गुड मेथड है टीचिंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही होगा। समझ गए, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर कराएंगे,
फिर जब नेक्स्ट वीडियो ये इसके सिलेबस इस टॉपिक्स की वीडियो ख़त्म होगी तो मैं फिर चलाऊंगा और सॉल्व जो है वो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह चलवाएंगे, तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कवर होगी। यहाँ पे हम आपको सैम्पल क्वेश्चन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरह रिसर्च में फर्स्ट पेपर के आते हैं। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे टीचर्स यूजेस टीचिंग एड्स फॉर। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का क्या है, मतलब अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। यहाँ पे फॉर लगा दिया तो मतलब क्योंकि यहाँ पे अब आगे आएगा टीचर जो है शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है। अब ये 4 पॉइंट हैं किस लिए करता है। मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, मतलब इसका है इससे शिक्षण कार्य और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट, इससे जो होता है कि शिक्षण कार्य छात्रों के स्तर को, अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब सीखने की समझने की क्षमता को और इम्प्रूव करता है। तो तीसरी पॉइंट है मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव, इसका मतलब होता है कि इससे जो है स्टूडेंट का ध्यान जो है वो आकर्षित होता है कहाँ पे, पढ़ाई की तरफ। तो द सेक ऑफ इट्स यूज, वह इसका उपयोग करना चाहता है। ये पॉइंट्स हैं कि टीचर इसको इसका जो सामग्रियों का यूज करता है टीचिंग एड्स का, या तो उसका यूज करना चाहते हैं तो डी वाला तो भैया पूरा पूरा गलत हो गया, वो यूज करने का उसको शौक थोड़ी ना होता है। सी वाला पॉइंट मेकिंग स्टूडेंट अटेंटिव, स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी नहीं होता है, ये भी पॉइंट गलत है। अब मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग होता है, तो ये बी वाला पॉइंट सही होगा। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे ना, तो बी वाला पॉइंट हमारा सही है। अब यहाँ पे फोर्थ नंबर है क्वेश्चन का, फोर्थ नंबर क्या है उसको भी देख लेते हैं हम। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है इसको क्या कहते हैं, शिक्षण का जो प्रभावी होना किस बात पे नहीं, मतलब जो शिक्षण होता है, मतलब जो आप पढ़ाते हैं वो इफेक्टिवनेस जो होता है उसका प्रभाव जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब टीचिंग का इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है। पहला क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, मतलब टीचर की योग्यता पे। पर्सनालिटी ऑफ टीचर, टीचर की के व्यक्तित्व पे। हैंड राइटिंग ऑफ टीचर, टीचर के राइटिंग पे, मतलब जो हस्तलेख होता है हाथ से लिखते हैं ना। तो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचर, तो यहाँ पे शिक्षण का जो विषय या फिर जो अंडरस्टैंडिंग होता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत होंगे, सीधी सीधी बात, आप तो समझ ही गए होंगे। तो आप बताइए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है। अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब है कि निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन पेपर, तो पहला इसमें कौन सा आता है कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, दूसरा आता है कि सब्जेक्टिव, मतलब उसके बाद आता है तीसरा आप देखेंगे तो नो यूज ऑफ वैग्यू वर्ड्स, मतलब कि अस्पष्ट शब्द का उपयोग नहीं, इस प्रकार के। और तीसरा है कि रियलेबल मतलब होता है विश्वसनीयता वगैरह, विश्वसनीय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है, तो इनमें से कौन सी अच्छे प्रश्न पत्र की भी विशेषता नहीं है, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी जो है व्यक्तिनिष्ठता इसको कहते हैं, ये जो है अच्छे क्वेश्चन पेपर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन थे ना, ये आपके 5 क्वेश्चन हुए। इसके क्वेश्चंस और भी मैं आगे कवर कराऊंगा। अब मैं आपके दूसरे पॉइंट को देखूंगा, ठीक है, उसके भी कुछ सैंपल क्वेश्चंस होंगे। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है। कुछ लोग तो इंग्लिश से ही डर जाते हैं, हालांकि मेरी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके लिए जो है थोड़ा कलेक्ट करके लाना पड़ता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो जो पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो था टीचिंग एप्टीट्यूड, तो ये तो हो गया। अब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस पहले देख लेता हूँ, फिर इसके भी क्वेश्चन कराएंगे। और आज यही मतलब इस वीडियो में इन दो के होंगे, फिर सेकेंड पार्ट में आगे के कवर होंगे, क्योंकि जो आगे के भी सिलेबस हैं इसमें लगभग 10 पार्ट होते हैं पेपर फर्स्ट के, ठीक है। तो 2 पार्ट आज कवर इस वीडियो में होंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के 8 पार्ट कवर होंगे। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है इसको क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकार से शोध क्षमता आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है पहला टॉपिक आता है रिसर्च, मतलब शोध, ठीक है। रिसर्च की मीनिंग क्या होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन होंगे। मतलब मीनिंग का मतलब अर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, एंड टाइप्स प्रकार। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, मतलब शोध के जो हैं वो स्टेप्स।
और उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट मेथड्स ऑफ रिसर्च, मतलब शोध की विधि। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है रिसर्च एथिक्स, मतलब शोध की नैतिकता। ये एथिक्स को नैतिक कहते हैं ना, नैतिकता कहते हैं। तो पेपर, अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है, पेपर आर्टिकल में, पेपर का मतलब पेपर ही होगा, आर्टिकल का मतलब लेख होता है जो लिखते हैं। वर्कशॉप का, जिस वर्कशॉप को हम कहते हैं कि जहाँ आप काम करते हैं उसको वर्कशॉप कहते हैं। सेमिनार, सेमिनार को सेमिनार ही कहेंगे, हिंदी में इसको कुछ कहते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। सेमिनार तो आप समझ ही रहे होंगे। कॉन्फ्रेंस हो गया जिसको हम कहते हैं कि कोई मीटिंग्स वगैरह, सम्मेलन जिसको कह सकते हैं। एंड सिंपोजियम, यहाँ पे परिसंवाद वगैरह। अब यह थीसिस राइटिंग है लास्ट में, शोध प्रबंध। ये थीसिस राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट, मतलब इसकी जो विशेषताएं होंगी और इसके जो प्रारूप होंगे, इनके इनसे भी क्वेश्चन उठाएं। तो ये जो है यहाँ, ये दूसरा पॉइंट है ना रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके बाद हमारे ये तीसरे पॉइंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके बाद में करेंगे। अब रिसर्च एप्टीट्यूड के क्या करेंगे, इसके भी क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ सैंपल क्वेश्चंस रहेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके कि रिसर्च एप्टीट्यूड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट कवर कर रहे हैं, सेकेंड टॉपिक जिसको रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, मतलब जो शोध विद्यार्थी होता है या फिर शोधकर्ता होता है उससे अपेक्षा की जाती है। कौन सी अपेक्षा की जाती है, ए स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन ए फील्ड, मतलब एक किसी फील्ड में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करें। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, साहित्य की स्टडी, एग्जिस्टिंग लिटरेचर मतलब कि उपलब्ध साहित्य की स्थिति, मतलब उपलब्ध, जो पहले से उपलब्ध साहित्य है किसी फील्ड में उसका अध्ययन करें, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है किसी रिसर्चर से। दूसरा पॉइंट है जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, मतलब नए नियमों तथा सिद्धांतों का खोज करें, ये दूसरा पॉइंट है। अब बताना है आपको कौन सा पॉइंट सही होगा, सोचिए। सी पॉइंट है सिंथेसाइज द आइडियाज गिवन बाय अदर्स, इसका मतलब होता है दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का समन्वय करें। फिर उसके बाद है डी पॉइंट, इवेल्युएट द फाइंडिंग्स ऑफ अ स्टडी, दूसरों द्वारा की गई खोज का मूल्यांकन करें। तो यहाँ पे आप बताइए, सबके दिमाग में आया होगा बी वाला ऑप्शन, जनरेट न्यू प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, तो बिल्कुल सही आया है आपके दिमाग में, ये दूसरा वाला पॉइंट ही सही है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च इज, मतलब किसी शोध कार्य की एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, एक विशेषता, किसी शोध कार्य की एक विशेषता है, क्या विशेषता है, पहला ए ऑप्शन है रेप्लिकेबिलिटी, मतलब पुनरावृत्ति, रेप्लिकेशंस, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होना, दोहराना, उसको बार बार करना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है शोध कार्य की। दूसरा पॉइंट है जनरलाइजेबिलिटी। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है जनरलाइजेबिलिटी, इसको क्या कहेंगे, सामान्यीकरण, मतलब जनरलाइज करना, किसी चीज को सामान्य बनाना, ये भी शोध कार्य का विषय हो सकता है, विशेषता हो सकती है। यूज एबिलिटी, यूजेबिलिटी, इसको क्या कहते हैं, उपयोगिता। और डी पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब वस्तुनिष्ठता। तो इन चारों में से कौन सा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है रिसर्च का, मतलब शोध के लिए कौन सा महत्वपूर्ण, कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑब्जेक्टिविटी, तो दूसरे का होगा। इन सब चीज़ों को, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए आपको पढ़ना जरूरी होता है, नहीं तो आप जो है यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपकी सोच से ही आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स सेंसस आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, द मेथड ऑफ रिसर्च यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। जो भारत सरकार है वो प्रत्येक 10 साल में जनगणना करती है, और इस प्रोसेस को, द मेथड ऑफ रिसर्च, इस रिसर्च प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, किस प्रोसेस के अंतर इसका यूज होता है, मतलब इस प्रोसेस में, ये जो जनगणना होती है इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है। तो सीधा सीधा क्या है इसमें, क्या केस स्टडी होगा, क्या डेवलपमेंटल होगा, या सर्वे होगा, या एक्सपेरिमेंटल होगा। तो सीधा क्वेश्चन यहाँ पे सर्वे होगा। अब केस स्टडी क्या होता है, तो केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी पर्सन, मतलब यहाँ पे व्यक्तिगत अध्ययन होता है, ठीक है। और जो डेवलपमेंटल होता है उसको विकास संबंधी कहते हैं। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंटल का मतलब प्रयोगात्मक। तो यहाँ पे सर्वे विधि अपनाई जाती है। तो यहाँ पे तीसरे का आंसर क्या होगा, ये होगा सर्वे, ठीक है। अब हम चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
यहाँ पे एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान्स, सच एन असेंबली इज नोन एज। तो यहाँ पे एक एकेडमिक एसोसिएशन है, मतलब एक अध्यापक संघ है, उसके जो सदस्य हैं एक जगह पे इकट्ठा होते हैं अपने प्रोग्रेस, मतलब अपने अध्यापन की समीक्षा करने के लिए, डिस्कस मतलब समीक्षा, प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए, फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करने के लिए। तो सच एन असेंबली, इस तरह की असेंबली को किस नाम से जानते हैं? पहला कॉन्फ्रेंस होगा, दूसरा सेमिनार, वर्कशॉप, तीसरा डी सिंपोजियम। तो सिंपोजियम का मतलब होता है यहाँ पे परिसंवाद, ठीक है। और बाकी तो आप जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये होगा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे चौथे का ऑप्शन ए सही होगा। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन। एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीज द सेंसस डाटा फॉर अ गिवन एरिया एंड प्रिपेयर्ड अ राइट अप बेस्ड ऑन देम, सच अ राइट अप इज कॉल्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि एक शोधकर्ता ने किसी क्षेत्र, मतलब जो कोई शोध कर रहा है वो किसी क्षेत्र विशेष की जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया तथा उस पर आधारित लेखन कार्य किया, मतलब जनगणना किया और उसकी जो है उस पर लेखन कार्य वगैरह भी कर लिया, ठीक है। इस कार्य को क्या कहेंगे आप? इस कार्य को रिसर्च पेपर कहेंगे, आर्टिकल्स कहेंगे, थीसिस कहेंगे, रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको हम आर्टिकल कहेंगे, ठीक है। उसने क्या किया? वो इन्वेस्टिगेटर था, उसने सेंसस डाटा जो था, जनगणना का जो डाटा था किसी गिवन एरिया का, उसको स्टडी किया और फिर उसको अप, उसको उसका राइट अप किया, मतलब उसको लिखा। तो ये किस में आता है? आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये प्रोसेस। तो पांचवा का ये बी होगा आंसर। तो दोस्तों ये रहा, हमने पेपर फर्स्ट के दो टॉपिक कवर किए। कौन कौन से टॉपिक? पहला टॉपिक था टीचिंग एप्टीट्यूड और दूसरा टॉपिक था रिसर्च एप्टीट्यूड। अभी आपके कितने टॉपिक बचे हुए हैं? तो जिसमें कि दो टॉपिक हुए हैं, तो 8 टॉपिक अभी बचे हुए हैं। सभी के कराने हैं हमें, तो दो दो करके कराएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा था। इंग्लिश वाले थोड़ा बोर हुए होंगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ बार बार घुमा फिरा के, लेकिन सबको लेके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा, और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको, आपके सवाल को पिक किया जाएगा। धन्यवाद।